अन्नदाता, अन्नदाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिट्टी को रोगमुक्त करने के लिए करें सौरीकरण। अच्छे उत्पादन के लिए सिंघाड़े की फसल में जरूरी कार्य। किसी भी फसल से अच्छी उपज के लिए सबसे जरूरी है मिट्टी का उपजाऊ और स्वस्थ होना, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसान मिट्टी में लगातार खेती करते रहते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के कीट और फफूंद मिट्टी में पनपने लगते हैं। और जैसे ही किसान नई फसल की बोनी करते हैं, ये दोनों ही फसल को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए मिट्टी को भी उपचारित करना जरूरी है। इसके लिए किसान इस समय मिट्टी का सौरीकरण कर सकते हैं। तो क्या है सौरीकरण प्रक्रिया और इसे कैसे करना है, बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार। आज का समय है कि हम ये सोच रहे हैं कि पर यूनिट हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे आए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान काल में कि केमिकल खेती जो रासायनिक खेती था, इससे हमारा खेत में थोड़ा सा निगेटिव जो प्रभाव आया है, उसको कैसे हम लोग मीट करें। इसी दौर में एक और चीज़ हम सोच सकते हैं कि सॉइल सोलोनाइजेशन, मतलब यह है कि सूरज के रोशनी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज कर सके, उसकी गर्मी को कैसे यूज कर सके, क्योंकि इसमें एक पैसे का कोई खर्च हमारे फार्मर्स को, हमारे किसान भाइयों को नहीं आएगा। मृदा जनित रोग, खरपतवार और कीट के लिए प्रभावी नियंत्रण किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती है। मृदा में रसायनों का एक सीमा से अधिक प्रयोग करना मिट्टी की भौतिक दशा को खराब करता है। साथ ही इसका दुष्प्रभाव मानव और पशुओं पर भी काफी पाया गया है। ऐसे में मिट्टी का सौरीकरण करके काफी हद तक इन हानिकारक गतिविधियों को कम कर सकते हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि अगर आप सॉइल को धूप में ओपन रखिएगा, उसका खास मतलब ये रहता था कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो धूप की गर्मी से वो हमारा मर जाएं। अपने देश में आमतौर पर मई जून माह में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इन महीनों के तापक्रम का लाभ उठाते हुए किसान मृदा सौरीकरण की तकनीक अपना सकते हैं। इस विधि में सूर्य के ताप के द्वारा कीटों के अंडे, रोगाणुओं और खरपतवारों के बीजों को नष्ट किया जाता है। ये विधि काफी सस्ती और प्रभावी है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य को अच्छा करने और पादपों पर जरूरी खनिज तत्व उपलब्ध कराने में भी मददगार है।
ये जो सॉइल सोलोनाइजेशन है, इसके लिए सबसे पहला टेक्निक है कि हम सॉइल को धूप के कांटेक्ट में लाते हैं। इसके लिए हम लोग समर प्लाइंग करेंगे। आप देखे होंगे कि जब समर प्लाइंग होता है तो उसके पीछे बहुत सारे पक्षी वगैरह आ जाते हैं और कीड़े को चुनना शुरू करते हैं। इट मीन्स कि सॉइल के अंदर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि धूप अंदर जाएगा, हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, और दूसरा है कि आपका जो घास पात का जो वीट का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। कि जैसे थर्मल टेम्परेचर अगर सॉइल में हमारा इंक्रीज कर जाए, जिसके लिए हम लोग मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग में हम लोग एक ऊपर से कवर देते हैं। ये प्लास्टिक मल्चिंग भी हो सकता है। प्लास्टिक मल्चिंग में आपको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज करना है, और उसके बाद आप कोई क्रॉप का रेसिड्यू आप डाल सकते हैं। इससे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिससे सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। मृदा सौरीकरण के अंतर्गत पतली पारदर्शी प्लास्टिक चादर, जो कि लगभग 0.05 mm या 20 से 25 माइक्रोमीटर की होती है, का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही ये काली पॉलिथीन सीट की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है। सौर ऊष्मा के अधिकतम शोषण तथा मृदा के तापमान में अधिकतम वृद्धि के लिए पॉलिथीन को इस तरह से बिछाना चाहिए कि जमीन से बिल्कुल चिपकी रहे और उसके नीचे कम से कम हवा रहे। इसके लिए पॉलिथीन को बिछाकर चारों ओर मिट्टी से पॉलिथीन को अच्छी तरह से दबा दें, जिससे सौर ऊष्मा का अधिक शोषण एवं मृदा के तापमान में अधिक वृद्धि हो सके। इस प्रक्रिया में सूर्य की किरणों का कुछ हिस्सा पारदर्शी पॉलिथीन से प्रेषित होकर मृदा की सतह पर अवशोषित हो जाता है और संरक्षित तापमान में परावर्तित हो जाता है। प्लास्टिक पानी के वाष्पीकरण को मृदा से वातावरण में जाने से रोकता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हो जाता है। ये भूमि के तापमान में वृद्धि करता है। इसलिए ये बहुत ही लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। आप लोग सभी जानते हैं कि सूरज के किरण में अल्ट्रावायोलेट रे रहता है, जो कि बहुत सारे कीड़ों को, जो हार्मफुल कीड़े हैं, उनको यह किल करता है, मार देता है, और हमारे क्रॉप को, हमारे फसल को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारा उपज दिनों दिन बढ़ते चला जाता है। इसके लिए 4 से 6 हफ्तों के लिए मृदा को प्लास्टिक चादर से ढक दिया जाता है। मृदा सौरीकरण के दौरान मृदा का तापमान 35 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह मृदा प्रकार, मृदा गहराई, ऋतु, स्थान एवं अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में मृदा के अस्थिर यौगिकों में परिवर्तन होता है। मृदा सौरीकरण कई मुख्य रोग कारक, कवकों, फ्यूजेरियम, जीवाणुओं आदि को नष्ट करने में काफी कारगर पाई गई है। यह बहुत से निमोटोड के प्रति भी काफी प्रभावकारी पाई गई है। सौरीकरण की प्रक्रिया के आरंभ में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आती है, परंतु काफी तेजी से इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। पादप पोषक तत्वों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ लाभदायक जीवाणुओं में भी बढ़ोतरी होती है। तीव्र गर्मी वाले महीनों में जब खेत में कोई फसल नहीं हो, सूर्यकरण करना तथा अधिक से अधिक समय तक पॉलिथीन बिछाकर रखने से इस तकनीक की सफलता में वृद्धि होती है। शोध अध्ययनों के आधार पर पाया गया है कि दक्षिण भाग में अप्रैल से मई तथा उत्तरी भाग में मई से जून माह के दौरान मृदा सौरीकरण करना अति उत्तम होगा, क्योंकि उन महीनों में वायुमंडलीय तापमान अधिक और आसमान साफ रहता है। ये पहला है सोलोनाइजेशन। दूसरा है कि अगर आप खड़ी फसल में सोलोनाइजेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक टेक्निक है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट एक मल्चिंग करते हैं। तो बहुत सारे हमारे सॉइल का जो क्वालिटी है, उसका जो फिजिकल क्वालिटी है, जो हमारा केमिकल क्वालिटी है, जो हमारा बायोलॉजिकल क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करता है। ये सब का इंटीग्रेटेड रूप में, एक सांकेतिक रूप में हमारे फसल पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारे पौधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारा पौधे स्वस्थ रहेंगे और हमारे पौधों का उपज ज्यादा होगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
बिहार में कई क्षेत्रों में सिंघाड़े की खेती की जाती है। फिलहाल किसान इसकी रोपाई कर चुके हैं और इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए अभी से ही फसल की देखरेख करना जरूरी होता है, जिसमें खाद प्रबंधन के साथ साथ कीट और रोगों से फसल को बचाना जरूरी है। तो चलिए इन सभी कार्यों के बारे में जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ अजीत कुमार से। तो किसान भाइयों, जिन किसान साथियों ने आप सिंघाड़ा का खेती किए हैं तो उनका अभी ये अवस्था होगा कि उनके खेत में खरपतवार आ रहा होगा, क्योंकि जो रोपाई का 35 दिन से 40 दिन में खरपतवार फिर से आना चालू होता है और हम लोग उसको तोड़ाई करते हैं। हर फसल की भांति सिंघाड़े की फसल में काफी खरपतवार उगाते हैं। ये खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, साथ ही कई रोग और कीटों का प्रसारण फसल में करते हैं, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। चूंकि सिंघाड़ा एक अधिक पानी में उगने वाली फसल है, ऐसे में कई बार फसल में काई की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए शुरुआती दौर में लकड़ी के साथ जाल बांधकर काई को निकालें और इसका अधिक प्रकोप होने पर चून का भुरकाव करें। तो किसान भाइयों, जिन खेत में आपको लगे खरपतवार है उसको हटा देना चाहिए। और एक बात और आता है कि किसान भाई, आपको एक बात और देखनी पड़ती है कि हमारा बारिश नहीं हो रहा है तो उसमें पानी का भी मेंटेनेंस जरूरी है। जैसे 1 से 1.5 फीट पानी उसमें रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से अच्छे आप फसल ले सकते हैं। और फिर देखने वाली बात ये आता है कि उसमें जो है कीड़ा लगता है, जिस कीड़ा को हम सिंघाड़ा भंग या लाल भंग के नाम से भी जानते हैं, तो उसका एडल्ट और लार्वा दोनों ही हमारे फसल के लिए हानिकारक होता है। तो लार्वा जो है उसको फसल को छेद कर उसके डंठल में घुस जाते हैं, जिससे क्या होता है उस पत्ता को खा लेता है और वो हमारा सिंघाड़ा का पौधा नहीं तैयार हो पाता है। तो ऐसे में हमारा बहुत ही लॉस होता है। तो इसके कंट्रोल के लिए आप जो नेचुरल विधि है, जैसे कि आपको लगे कि 1-2 पौधा में है तो आप उस पौधा को डायरेक्ट आप अपने फील्ड से हटा लीजिए और कहीं दूर हटा दीजिए। और जैसे आप जैविक विधि से जाइएगा तो जो नीम का तेल है 5 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कीजिए, जिससे कि आपका वो कीड़ा दूर हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता है तो क्लोरोपाइरोफॉस जो है 2 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कीजिए, निश्चित ही आपका जो कीड़ा है वो दूर हो जाएगा। सिंघाड़े की फसल में लाल खजूरा कीट का प्रकोप भी अधिक होता है। ये कीट पौधों में छेद कर अंदर ही अंदर फसल को खा जाता है, जिससे पौधों का बढ़वार रुक जाती है और पौधे गलना शुरू हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फिर आता है बात बीमारी के बारे में। तो बीमारी भी हमारे फसल में बहुत अधिक नहीं लगता है, थोड़ा लगता है। एगो दहिया नामक बीमारी है जो पत्ते पर क्या होता है कि उजले उजले कलर का हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और खाना नहीं बना पाते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसके कंट्रोल के लिए मनकोजेब 2 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप छिड़काव कीजिए, तो बीमारी से भी आपका छुटकारा हो जाएगा। और जैसे भी है कि फर्टिलाइजर का मात्रा अगर आप उसमें जो NPK का जो रेशियो है 19:19, तो आप उसमें जो 5 ग्राम प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप उसको दीजिएगा, तो हमारा मानना है कि आपका जो 10 से 15 तुड़ाई आप आराम से कर सकते हैं। सिंघाड़े की जल्द पकने वाली प्रजातियों की पहली तुड़ाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और अंतिम तुड़ाई 20 से 30 दिसंबर को की जाती है। इसी प्रकार देर पकने वाली प्रजातियों की प्रथम तुड़ाई नवंबर के प्रथम सप्ताह एवं अंतिम तुड़ाई जनवरी के अंतिम सप्ताह तक की जाती है। सिंघाड़ा फसल में कुल 7 से 8 तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई पूर्ण रूप से विकसित पके फलों की ही करना चाहिए। कच्चे फलों की तुड़ाई करने पर गोटी छोटी बनती है एवं उपज भी कम प्राप्त होती है। बाजार में मध्यम आकार वाले कम से कम 30 से 50 ग्राम वजन के फलों की मांग होती है, इसलिए फलों की तुड़ाई बाजार मांग को देखते हुए करें।
ऐसा भी अवस्था है कि अब हम फसल तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने की जब आएगी बात, जब हम फसल एक बार तोड़ लेते हैं तो मार्केट में उपलब्ध है जो NPK का जो रेशियो है जो 19:19 में है, कर आप अपने पौधे पर छिड़काव कीजिए हर तोड़ने के बाद, तो आपका फसल जो होगा बहुत ही अच्छा होगा और अच्छे से अच्छे आमदनी आप ले सकते हैं। और इसी तरह आप कीजिएगा तो आप 1 हेक्टेयर में कम से कम 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से आपका उत्पादन होगा और अपने आमदनी को दुगुनी ही नहीं तिगुनी भी कर सकते हैं किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी किसान इन सब्जियों की तुड़ाई तो कर लेते हैं पर किसी कारणवश इन्हें बाजार में नहीं बेच पाते, जिससे तोड़ी गई सब्जियों की क्वालिटी में गिरावट आने लगती है। साथ ही कई सब्जियां तो पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। इसी समस्या को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज की खोज की है। तो ये किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और किसान इसे कैसे बनाए, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर यानी शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ बनाने के लिए साधारण वस्तुएं जैसे ईंट, बालू, बांस, खसखस या पुआल, जूट के बोरों की सहायता से इसे बनाया जा सकता है। इस प्रशीतन प्रकोष्ठ में पत्तेदार सब्जियों को 3 से 12 दिन तक, आलू को 17 दिन तक, आम को 8 दिन तक, संतरे का 50 से 60 दिन तक तथा नींबुओं को लंबे समय तक ताज़ा तथा ठीक दशा में रखा जा सकता है। इस विधि से सब्जियों और फलों को बाजार में ज्यादा समय तक उपलब्ध कराया जा सकता है। शून्य ऊर्जा शीत कक्ष है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। तो इसमें एक्चुअली गांव घर का हम फ्रिज भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है ये छोटे साइज में बनाया है, जो कि खुली जगह में होना चाहिए। और जैसे कि गृहिणियाँ जो है गांव घर में इसको आंगन में या जहाँ पर खुला हुआ है सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो इसको बनाने की बहुत मतलब विधि जो है बहुत ही सरल है। इसमें क्या है, ईंटों की दीवार है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ईंटों की दीवार के बीच में इसका गैप इतना रखा जाता है और इसके बीच में जो है आपका रेत भर दी जाती है और इस रेत को लगातार गीला रखा जाता है। निर्माण की विधि। भंडारण कक्ष को पानी के स्रोत के पास किसी ऊंचे स्थान का चयन करें। इसके लिए 165 सेंटीमीटर गुणा 115 सेंटीमीटर आकार का ईंटों का फर्श बनाएं। फिर 67.5 सेंटीमीटर ऊंची दोहरी दीवार बनाएं, जिसकी 2 परतों के बीच 7.5 सेंटीमीटर खाली स्थान हो। इन खाली स्थान में बालू भरें और बालू को पानी से तर करें। ऊपर के ढक्कन लिए 165 गुना 155 सेंटीमीटर बांस का फ्रेम बनाएं और सिरकी, पुआल या सूखी घास आदि से कवर कर लें। प्रकोष्ठ को सीधी धूप या बरसात से बचाने के लिए उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ एक छोटा सा बनाया हुआ है, जैसे आप देखें ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर दिया गया है और पाइप से इसको हम लोग जो है गीला इसको करते हैं। तो पाइप को अगर हम लगातार इसमें छोड़ दें तो पानी धीरे धीरे उसमें आता रहेगा और गीला होता रहेगा। और जहाँ अगर पाइप और बाल्टी की सुविधा नहीं है तो उसको आप बाल्टी से भी लेके और अपने आप हाथ से भी इसको कोई मग वगैरह से लेके डाला जा सकता है। मतलब रेत को गीला रखना जरूरी है। तो इसका सिद्धांत ये है कि जो रेत गीली रहेगी तो ईंटें भी गीली होंगी और नमी है और पानी जो है इसका वो एवोपरेट होगा, एवोपरेशन होगा इसका। और एवोपरेशन होता है तो एवोपरेशन कूलिंग के कारण ये ठंडा हो जाता है। तो अगर बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर आपका जो है आपका 30 रहेगा या 30 से भी और कम रहेगा। अधिकतर हम लोगों ने जो पाया है कि वो 15 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस अंदर का तापमान कम रहता है। तो इसमें जो है सब्जियां
जो छोटा हम लोगों ने बनाया है इसमें हम कोई सब्जियां रख सकते हैं। लोगों ने दूध भी रखा है, दूध भी इसको रख सकते हैं और घर के अंदर में है और सब लोग देखभाल कर रहे हैं। तो और ऊपर से इसको ढांकने के लिए हम लोगों ने ये बनाया हुआ है आपका जो बांस है, बांस की टट्टी है और उसमें जो है ये आपका ये लगाया हुआ है फल। तो ये से लोकल टाइप बना सकते हैं। इसको अगर बड़ा साइज है, बड़ा साइज करना है जिसमें कि हम और भी सब्जियां और फल रख सकते हैं, तो उसमें बड़ा साइज करने के लिए इसका बहुत बड़ा साइज भी बनाया जा सकता है। शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ के लाभ। गैर प्रशिक्षित व्यक्ति भी यह प्रकोष्ठ बना सकता है। इसे चलाने में कोई यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा नहीं लगती। छोटे किसान इसमें कुछ समय तक अपने उत्पाद रख सकते हैं। अन्य घरेलू सामान को भी इसमें रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। सावधानियां। प्रकोष्ठ बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा खूब आती हो, पानी ना रुके। इसके लिए ऊंची जगह का चुनाव करें। ऐसी साफ व साबुत ईंटों का चुनाव करें जिनसे होकर हवा गुजरती रहे। बालू, कार्बनिक पदार्थों, मिट्टी आदि से रहित तथा साफ होनी चाहिए। ईंटों और बालू को हमेशा पानी से तर रखें। सीधी धूप से बचने के लिए प्रकोष्ठ के ऊपर छत अवश्य होनी चाहिए। प्रकोष्ठ में रखे पदार्थ सीधे पानी के संपर्क में न आए। इसके लिए बांस या लकड़ी फाइबर बोर्ड के बक्सों के स्थान पर फलों व सब्जियों को जालीदार प्लास्टिक के क्रेटों में रखें। भंडारित पदार्थों पर पानी की बूंदें न पड़ने दें। प्रकोष्ठ को साफ रखें। इसके लिए कक्ष में समय समय पर सुरक्षित कीटनाशक फफूंदीनाशी छिड़कें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम हेसल, जिला रांची के किसान रत्नेश महतो ने। आप लाख की फसल में कीट रोग नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो रत्नेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। समसामयिक गतिविधियां ला के फसल में जो है उसको कैसे कैसे अभी उसका प्रावधान करना चाहिए। जो लोग उनकी को रख रखाव या उसका स्टोरेज करना चाहते हैं वो लोग ध्यान दें कि काला तितली करके एक कीड़ा है जो कि इसका स्टोरेज हाउस में या उसका जो भंडारण करते हैं उस वहाँ पर ला को खोखला कर देता है एवं उसका हानि पहुँचाता है। तो किसान भाई उसका भी ध्यान दे। किसान भाइयों, पौधों पर लाख कीट छोड़ने के 1 महीने बाद और फूंकी उतारने के 1 हफ्ते बाद नुकसानदायक कीटों का प्रकोप होने लगता है। लाख कीट के दुश्मन कीट जैसे काली तितली, सफेद तितली और क्रोईसोपा द्वारा लाख की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण लाख के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसके अलावा लाख को फफूंदी द्वारा भी नुकसान होता है, इसलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण जरूर करें। ला का फसल शत्रु कीट से सुरक्षित हो, इसीलिए हमको कीटनाशक का छिड़काव करना बहुत जरूरी होता है। आपका ला का फसल में अभी जैसे कुसमी ला का फसल है तो उसमें बिहन लाख बांधने का 30 से 35 दिन बाद पहला छिड़काव, 60 से 65 दिन के बाद दूसरा छिड़काव एवं 90 से 95 दिन के बाद तीसरा छिड़काव करना बहुत जरूरी है। नर कीड़ा जब निकलता है किसान भाई ध्यान दे कि उस टाइम छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि उससे नर कीड़ा मर जाता है और इससे लाभ की फसल में क्षति सहना पड़ता है। अगर आपका कुसमी ला है तो उसके लिए इंडोक्साकार्ब एक दवाई है जो कि ईसाकार्ब के नाम में बाजार में उपलब्ध है। वो ईसाकार्ब का दवाई को 0.7 ml प्रति लीटर पानी में का घोल प्रस्तुत करके छिड़काव करना पड़ेगा। अगर आप रंगीनी ला ले रहे हैं तो उसके लिए आपको फिप्रोनिल का दवाई जो कि बाजार में रिजेंट के नाम पर उपलब्ध किया जाता है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी यानी 10 लीटर पानी में आपको 15 ml का घोल प्रस्तुत करके उसको छिड़काव करना होता है। जो एक बाजार में उपलब्ध हो रहा है हेक्साकोनाजोल करके उसको आप 1 लीटर पानी में 1 ml यानी अगर 10 लीटर का बाल्टी का पानी ले रहे हैं तो उसमें 10 ml उस दवाई डाल के उसका घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं।
तो किसान भाई अगर ये सारे वैज्ञानिक विधियों का आप पालन कर पाएंगे और ये सब बातें मान करके आप लाह का खेती कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप लाह का फसल से अच्छा आमदनी कर पाएंगे और इससे आपका आय में बढ़ोतरी होगी। इसमें कोई द्विधा की बात नहीं है। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।